और इस बीच हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। गुड मॉर्निंग। आज गुड का मॉर्निंग दिन आशीष। का कलर है येलो। ये मस्टर्ड है ना? मस्टर्ड भी येलो में कैटेगराइज होगा। हाँ, मस्टर्ड येलो, मस्टर्ड येलो, सरसों के खेत। सरसों के खेत। मैंने भी टाई अपना चेंज तो कर ली इसीलिए। करना है, थोड़ा सा फ्लेवर रखना नहीं चाहिए। बिल्कुल इसीलिए मैं कहा कि तो मैं सुबह कुछ और टाई थी, मैं कहा सब येलो में होंगे तो ऑड वन आउट हो जाएगा, इसके लिए मैं कहा मुझे भी येलो टाई दीजिए। सबसे अच्छा, पहले तो बातचीत करनी है 4 निफ्टी के नंबर्स पे। चारों नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए, चारों पे खुलते रिएक्शन हमें देना है। एक एक करके समझ लेते हैं, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा। पहला इंडसइंड बैंक। हर्षदा कैसे हैं? इंडसइंड बैंक के नंबर्स अच्छे हैं आशीष। यहाँ पर फिगर्स देखिए, ब्याज से आय के केस में 5056 करोड़ का फिगर देखने को मिला है। उम्मीद से बेहतर 5000 करोड़ के आसपास का अनुमान था। मुनाफा करीब करीब 22% बढ़कर 2182 करोड़ पर आया। यह भी इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर है। एक्सपेक्टेशन 2066 करोड़ की थी, तो वहां पर एक इंप्रूवमेंट है। ग्रॉस एनपीए 11 क्वार्टर के लो पर है और एनपीएस में दरअसल स्थिरता देखने को मिली है। ये एक बहुत बढ़िया चीज है। दूसरी तरफ डिपॉजिट बेस करीब 14% बढ़कर आया है ईयर ऑन ईयर, और साथ ही साथ एडवांसेस में भी अच्छा खासा पिकअप, करीब 21% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। ये बात हुई नंबर्स की, लेकिन एक और चीज है जिस पर आज ये स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। दरअसल डेटा पॉइंट से सजेस्ट कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर बैंक में जो एफआईआई की होल्डिंग है वो अब घटकर 62.61% पर आ गई है, यानी कि अभी भी 15% तक का और रूम है। जो एमएससीआई के इंक्लूजन का नॉर्म कहता है कि उतना मिनिमम होना चाहिए रूम, उस पर्सपेक्टिव से नवंबर में जब एमएससीआई का रिव्यू होगा, हो सकता है कि ये स्टॉक इंक्लूड किया जाए। और नुवामा की एक रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे, वहां पर आकलन यही है कि करीब 28 करोड़ डॉलर तक का फ्लो आता हुआ दिखाई दे सकता है इफ एट ऑल एमएससीआई का ये हिस्सा बनता है। तो नंबर्स जो सॉलिड है एक तरफ, और दूसरा इस इंक्लूजन की खबर पर भी स्टॉक शायद रिएक्ट करेगा और रिडार पर होना चाहिए। कावा सर का मुस्कुराता चेहरा दिखा दो आप लोग। नतीजे भी अच्छे हैं और फ्लोज भी आने हैं, लेकिन स्टॉक पे बातचीत करने के लिए एक काम करा जाए, सेठ साहब के पास चलते हैं। सेठ साहब है ऑफ लेट दायरे बंद और पिछले कुछ दिनों से ऑलरेडी वीकनेस की गिरफ्त में था। अब ग्लोबली मूड मॉल बिगड़ा हुआ, ऐसे में इंडसइंड बैंक में दरअसल रणनीति क्या हो? ये सब खबरें अच्छी बता रही हैं, लेकिन ग्लोबल वीकनेस है। पोजीशनिंग कैसी है स्टॉक की और आप क्या करोगे? आशीष जी, बेसिकली देखा जाए तो पिछले 2-3 महीनों से एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर है स्टॉक का। नीचे में 1400 और ऊपर में 1500 है, तो स्टॉक इज बेसिकली कंसोलिडेटिंग बिटवीन अ रेंज। जब तक रेंज रिजॉल्व नहीं होती, वी हैव टू प्ले द बाउंड्रीज की डिप पे बाय करें और रेजिस्टेंस पे एग्जिट करें। लार्जर मूव अगर ऑन द बुलिश साइड तभी निकलेगा क्योंकि हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि 1500 के लेवल में ये पहुंचते ही फिजल आउट हो जाता है। 1500 क्रॉस करेगा तो डेफिनेटली एक ब्रेकआउट बनेगा। तब तक इट्स अ ट्रेडिंग स्टॉक। नीचे स्टॉप लॉस 1380 रख सकते हैं और ऊपर में एग्जिट स्ट्रेटेजी हम 1500 के आसपास बना सकते हैं। भाई साहब, ये है स्ट्रेटेजी इंडसइंड बैंक पर। देखते हैं नंबर्स पे दरअसल रिएक्शन कैसा रहता है, कितना ये ग्लोबल मूड इंपैक्ट करता है, कितना ये अपने रिजल्ट्स पे शाइन करके दिखा पाता है। बहती साहब, बजाज ऑटो का आप चार्ट रेडी रखना स्टडी करके, मैं आ रहा हूं आपके पास। हर्षदा, नंबर्स कैसे हैं? बजाज ऑटो के नंबर्स बहुत ही मजबूत है और ऑपरेशनली एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है। तो फिगर्स आपके सामने आ रही है। रेवेन्यू 5% बढ़ा, मुनाफे में 20% तक की वृद्धि देखने को मिली है, और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा इबिटा के लेवल पर कंपनी ने डिलीवर किया है करीब 2132 करोड़ का आंकड़ा, 21% तक की वृद्धि, और 2000 करोड़ के पार पहली बार दरअसल इबिटा बढ़ा है। मार्जिन आप देखिए किस तरह से ग्रो होते हुए दिखाई दिए हैं, और ये एक हाई पॉइंट है। 19.8% का मार्जिन दरअसल कंपनी के लिए एक हाई पॉइंट है, डिस्पाइट द फैक्ट कि कंपनी ने दरअसल वॉल्यूम में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया है, प्राइस हाइक लिया और उसका पूरा फायदा दरअसल मार्जिन्स में आता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही बोर्ड ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में भी बदलाव किया है। वो बदलाव क्या है वो आपके सामने अब आ रहा है। कंपनी बेसिकली कह रही है कि अगर इनका जो रेवेन्यू है, सरप्लस फंड्स है, बेग योर पार्डन, 15,000 करोड़ से ज्यादा रहेंगे तो 70% से ज्यादा का डिविडेंड पे आउट होता हुआ दिखाई देगा। अगर ये आंकड़ा 15,000 से अब 7,500 करोड़ के बीच जाता है तो 70% तक का डिविडेंड पे आउट करेंगे, और इफ एट ऑल इनका जो सरप्लस फंड है 7,500 करोड़ से कम होता है किसी समय, तो सिर्फ 50% तक का ही डिविडेंड पे आउट होगा। तो ये नई डिविडेंड पॉलिसी दरअसल कंपनी भी ऐलान कर चुकी है अपने नंबर्स के साथ। ये ब्रोकरेजेस का पर्सपेक्टिव है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है 5,400
49 का टारगेट दे रहा है। मक्वायरी ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, लेकिन 53.83 का टारगेट इनकी तरफ से आ रहा है। अच्छे नंबर्स बजाज ऑटो के भाई, हर मंथ के तो अपडेट आते ही रहते हैं। वो कितनी गाड़ियां बिकी पता चल जाता है, कितने भाव बिकी वो नहीं पता होता। तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होता है बस, और वहां पे स्टैंड आउट कर गया है। बाजार उम्मीद से ज्यादा अच्छा, 260 बेसिस पॉइंट्स के मार्जिन में इंप्रूवमेंट, और ऑटो कंपनीज अपने मार्जिन परफॉर्मेंसेस पे रीरेट होती है। बजाज ऑटो सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो अलग कहानी, वो तो टाइम विल टेल, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी अच्छे मूव्स दिखा रहा है, अपने हाइज के आसपास खड़ा हुआ है। भाईती साहब, अच्छा भाईती साहब पहले ये बताओ, घर की छत से स्टेडियम दिखता है क्या? आशीष जी, मेरे घर के नहीं, बट हमारा जो सेकंड होम है उसके पास से जरूर दिख रहा है। तो आज छत पे बैठ के देखोगे कि स्टेडियम जाओगे? नहीं आशीष जी, घर पे टीवी पे देखेंगे। अच्छा, बजाज ऑटो कैसा प्लेस्ड? जी आशीष जी, इनफैक्ट ये मेरे आज लिस्ट में भी था, सिर्फ गिफ्ट निफ्टी को रेड देखकर हमने इसे अवॉइड किया। चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा और जिस हिसाब से नंबर्स आए हैं वो बहुत शानदार लग रहे हैं। 5080 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी, या कोई भी डिप आता है तो उसमें जरूर एक पोजीशन बनाने की सलाह है। मुझे लगता है इसमें 5250 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। हाँ, ये बात सही कर रहे हो, मेरी भी लिस्ट में था सीधा सौदा की। जब मैं टीम कंस्ट्रक्ट कर रहा था, मैंने भी ग्लोबल देख के हाथ खींच लिए थे थोड़े से। अदरवाइज नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं है बजाज ऑटो के। अब दो निफ्टी के एक साथ निपटा देते हैं, अदरवाइज एक एक करते करते तो शो ही खत्म हो जाएगा। विप्रो और एलटीआई माइंडट्री, इनके नंबर्स पे भी रिएक्शन। हर साल नंबर कैसे लगे दोनों? विप्रो डिसअपॉइंट कर रहा है आशीष, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जो रेवेन्यू फ्रंट पर है कंपनी प्रेशर दिखा रही है, और ये तीसरा कंसेक्यूटिव क्वार्टर है कि रेवेन्यू में दबाव देखने को मिला है। डॉलर रेवेन्यू आप देखिए 2.3% घट कर आई है। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर भी अनुमान था कि 0.8%, मैक्सिमम 1% तक का प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन वो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ करीब 2% घट कर आई है वर्सेस पिछले क्वार्टर जो 2.8% घटी थी। साथ ही साथ कंपनी की तरफ से ये भी बयान आया है कि आगे चलकर वो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ को और भी नैरो होता देख रहे हैं। तो इन्होंने जो गाइड किया है अगली क्वार्टर के लिए वो 1.5% लोअर एंड पर और ऊपरी एंड पर 3.5% तक का गाइडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी कह रही है थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अच्छा, मैनेजमेंट की तरफ से जो बयान आए हैं वो बेसिकली कह रहे हैं कि डील विंस अच्छी खासी है, और हर कंपनी ने यह कहा है कि डील विंस सॉलिड रही हैं। हाईएस्ट लार्ज डील्स पिछले 9 क्वार्टर्स में दरअसल कंपनी ने की है डिलीवर, और कुछ अकाउंट्स जो $100 मिलियन प्लस की कैटेगरी है वो डबल होते हुए भी दिखाई दिए हैं FY21 से अगर आप तुलना करते हैं तो ये एक अच्छी कमेंट्री मुझे लगी, वरना नंबर्स में तो प्रेशर है ही। मार्जिन्स भी दबाव में देखे गए हैं। अब एलटीआई माइंडट्री की बात करते हैं। एलटीआई माइंडट्री के केस में भी आप ध्यान दीजिएगा, नंबर्स जो है वो इनलाइन ही दिखाई दे रहे हैं। डॉलर रेवेन्यू करीब 2% बढ़कर आया है। साथ ही साथ मुनाफे में भी हम देख रहे हैं थोड़ी सी फ्लैट ग्रोथ, लेकिन उम्मीद थी वही हुआ है। 16% का कंपनी ने मार्जिन डिलीवर किया है। यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन ट्रिम होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान दें, कंपनी बेसिकली कह रही है कांस्टेंट करेंसी में इन्होंने 1.7% तक की डिलीवरी दी है रेवेन्यू ग्रोथ में, लेकिन H2 ज्यादा बेहतर होगा, इसका कॉन्फिडेंस है कंपनी के हाथ में। वो कॉन्फिडेंट है कि बिट मार्जिन Q4 के अंत तक 17 to 18% के आई बेग योर पार्डन, ये एग्जिट मार्जिन्स की बात हो रही है। 17 to 18% तक की एग्जिट मार्जिन्स कंपनी की तरफ से आते हुए दिखाई देंगे, और FY27 तक उनको पूरा भरोसा है कि मार्जिन्स और भी बेहतर होंगे। तो मार्जिन ट्रैजेक्टरी और आगे 27 तक का जो लक्ष्य है उसको लेकर कंपनी बुलिश है। ऐसे ही कुछ HCL टेक ने कहा था H2 बेहतर होगा H1 से, घूम गया था उस दिन वो स्टॉक, और इसके नतीजे छोड़ दिए, इसकी कमेंट्री भी अच्छी। पर विप्रो, अरे भाई साहब डिसअपॉइंटिंग है, और वो एडीआर दिखा देगा आपको 3.25 साढ़े 3% नीचे है। कल विप्रो का हमारे बाजार में स्टॉक 1% गिरा हुआ था, तो एडजस्टमेंट दिखा रहा है कि प्रेशर रहेगा इस स्टॉक पे। लेकिन शर्मिला, देसी सीईओ, फिर 2 सीईओ, विदेशी सीईओ, सब एक्सपेरिमेंट कर डाले, ये चलता क्यों नहीं? यस, ये थोड़ा हमेशा दिक्कत भरा स्टॉक रहा है, और इट्स नेवर रियली बीन ऑन माय रेडार, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपके प्रमोटर्स के पास इतनी बड़ी हिस्सेदारी होती है तो यू नो टॉप 4 में होगा इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा, लेकिन एज अ रिकमेंडेशन आई रियली नेवर हैड इट ऑन माय रेडार। और यही होता है विप्रो के साथ कि रिजल्ट्स हमेशा लंपी रहते हैं फॉर वन रीजन और दी अदर।
तो मुझे मेरे लिस्ट में कभी बाय लिस्ट में कभी विप्रो रहा नहीं है। कभी कभी वैल्यूएशन पर अट्रैक्टिव लगता है, पर उसके बावजूद कभी मेरे बाय रिकमेंडेशन में नहीं रहा है। रही है दिक्कत। एक बीच में 2 साल पहले एक फेज आया था जब ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिखाया वो था। थियरी साहब जोड़े जोड़े थे, तो एकदम से एक क्वार्टर ऐसे नतीजा आया, तो बस लगा बस सब बदल बस गया। सब बदल गया। वो लग रहा था कि सब बदल गया, लेकिन फिर वही क्या होता है, वो क्या कहावत है ना, ढाक के कुछ ऐसा कुछ कहावत होती है, वो एकदम वही हो गया फिर विप्रो का मामला। और यहाँ तो बायबैक वगैरह किसी भी चीज़ का सपोर्ट नहीं आता, वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, सब कुछ है, लेकिन जब तक आप डिलीवरी नहीं करेंगे। हाँ, ढाक के 3 बात। हाँ, क्या मतलब इसका? कुछ बोलते हैं कि वो मतलब अल्टीमेटली वही बैक टू स्क्वायर वन। लेकिन जो भी है, अंडर परफॉर्मर तो है ही। यहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट है, लेकिन आशीष तो ये एक फैक्टर है। पर वो वैल्यूएशन कंफर्ट क्या है जब परफॉर्म ही नहीं करेगा? एग्जैक्टली। और बहुत डिस्ट्रॉय किया इसने, वेल्थ काफी डिस्ट्रॉय किया पिछले 1.5-2 साल में विप्रो ने। 2%, 2.25% कांस्टेंट करेंसी आय गिरती है, और अगले क्वार्टर में फिर कहते हैं 1.5-3% और गिरेगी। ये तो अलग ही चाल चल रहा है इंडस्ट्री को, पीयर्स को हमेशा अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू। खैर, ये आगे बढ़ रहा हूं मैं, और स्टॉक्स कवर करने हैं। मिड कैप आईटी के और भी रिजल्ट्स, ये तो 2 गए निफ्टी वाले। हर्षदा, नंबर्स कौन कौन से? इनफैक्ट आईटी के तो आज बहुत सारे नंबर्स आने आशीष, हाँ। लेकिन परसिस्टेंट और कोफोर्ज ये इनफैक्ट डेटा पॉइंट्स आपके सामने रख देते हैं, जहां पर आप देखिए कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ कंपनियों ने क्या डिलीवर की है। अब आते हैं परसिस्टेंट के साथ, जहां पर कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर डिलीवरी आई है 3.2%, एस्टिमेट से बेहतर है ये आंकड़ा। कोफोर्ज के केस में 2.3% तक की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ है। मार्जिन्स 13.7% परसिस्टेंट ने डिलीवर किए थे, अनुमान 14% का था, लेकिन यहां पर वेज हाइक दी है तो उसका एक इंपैक्ट देखने को मिला है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। कोफोर्ज के केस में भी मार्जिन्स पर दबाव है, 13% के अनुमान के सामने 11.5% तक की डिलीवरी हुई है। लेकिन डील विंस देखिए, $479 मिलियन की डील विंस परसिस्टेंट ने लॉक की है। साथ ही साथ कोफोर्ज लगातार दरअसल 7 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से अच्छी खासी डील विंस अनाउंस कर रहा है, और $300 मिलियन की दरअसल डील विंस इन्होंने इस क्वार्टर में ऑन बोर्ड की है। गाइडेंस परसिस्टेंट नहीं देता, लेकिन गाइडेंस के लिहाज से कोफोर्ज ने अपने गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं किया। 13 से 16% FY24 की रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस इनकी बरकरार है। अच्छा, वो ढाक के 3 पात का मतलब क्या है कि वो ढाक एक पेड़ होता है, उसके 3 ही पत्ते होते हैं, ना कभी 4 होते हैं ना 2 होते हैं, वो हमेशा एक जैसा रहता है, हमेशा वैसा का वैसा रहता है, कोई मौसम हो कुछ हो, इसके लिए वो कहावत बनी। इसकी भी हालत वैसे ही है, हर क्वार्टर सेम कहानी विप्रो की, ढाक के 3 पात। अरे एक रिजल्ट रह गया, और वो इंपॉर्टेंट है, अलग से मेंशन करना, उसके बाद सारी लिस्ट आ जाएगी। बंधन बैंक बार बार कंपनी डिसअपॉइंट ही कर रही है। इस क्वार्टर में भी ठीक वही हुआ है। मुनाफा 752 करोड़ का अनुमान था, 3x गुना बढ़ा जरूर है, लेकिन 721 करोड़ पर आकर हो गया। ब्याज से आए 2443 करोड़ पर आई है, 11% तक की ग्रोथ, इससे काफी बेहतर। इनफैक्ट 2500 करोड़ के आसपास तक का अनुमान मार्केट लगा रहा था। लोन ग्रोथ 13% तक की कंपनी ने डिलीवर की है। अब एसेट क्वालिटी देखिए, एसेट क्वालिटी में मामला थोड़ा सा तंग दिख रहा है, क्योंकि यहां पर दरअसल एसेट्स जो है ग्रॉस एनपीए जो है वो बढ़ गया है, ये 7.32% पर आया है वर्सेस 6.76%, और नेट एनपीए में भी थोड़ा सा इजाफा ही देखने को मिला है, तो यहां पर थोड़ी सी दिक्कत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इनके केस में डिपॉजिट्स 13% बढ़े हैं, जैसे हम दिखा रहे थे, एडवांसेस 13% बढ़े हैं। यहां पर एमएफआई लोन्स एकदम फ्लैट हैं ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन एसेट क्वालिटी ये चिंताजनक है। चिंताजनक। सतपुर साहब, हम सब रिटेल घुसते हैं कि बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, कंसोलिडेट कर रहा है, कमा के दे देगा, पर क्या डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है, कहां बाकी बैंकिंग पैक और कहां इसके खराब नतीजे, कैसा प्लेस्ड है भाई? आशीष जी देखिए, काउंटर में जो वीकनेस है, आप कह सकते हैं कि पिछले 10 दिनों से जिस तरह से ये करेक्ट हो रहा है, ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है, लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर ये ब्रीच करेगा 235 का लेवल, तो फिर नए शॉर्ट्स खुलेंगे। तो आज के लिए 235 के नीचे सेल बनेगा, एंड इन दैट केस इसका जो टारगेट बनता है वो कम से कम 220 का बनेगा इनिशियल, एंड प्रोबेबली 200 पोजिशनरी। तो यहाँ पे आज के लिए एक ऑलमाइटी लेवल आप कह सकते हैं ये रहेगा 235। तो 235 के नीचे अगर खुलता है और वीकनेस दिखती है, तो फिर आप एग्रेसिव शॉर्ट करें विद स्टॉप लॉस ऑफ ₹5। बंधन बैंक,
हर्षदा, बाकी के इंपॉर्टेंट नंबर्स जो सुबह रडार पर रखने एस्ट्रल और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड दोनों रेडार पर रखेंगे। एस्ट्रल के लिए एक बहुत ही बढ़िया तिमाही उभर कर आई है। मुनाफा काफी शानदार 90% बढ़ा, रेवेन्यू में 16% तक की वृद्धि, ऑपरेशनली और भी मजबूत नंबर्स, लेकिन हाँ मार्जिन थोड़े से दबाव में आते हुए दिखाई दिए हैं कुछ प्राइस हाइक्स के चलते। दूसरी तरफ आप ध्यान दीजिएगा, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ग्रॉस प्रीमियम के पैमाने पर एक अच्छा परफॉर्मेंस है, 18% तक की ग्रोथ वहां पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17% बढ़कर आया है, लेकिन यहां पर अंडर राइटिंग लॉस जो है 146 करोड़ के आसपास आता हुआ और कंबाइंड रेशियो 104% के करीब आ रही है। तो ये भी कुछ स्टॉक्स है। टीटागढ़ अच्छी तिमाही, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। यूटीआई के केस में मुनाफा अच्छा, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में ग्रोथ देखने को मिल रही है और साथ ही साथ 5 पैसा कैपिटल बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है, रेवेन्यू और मुनाफे के फ्रंट पर अच्छी ग्रोथ देखी गई है। बढ़िया, रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे। टीटागढ़ वैगन्स कल सुबह भी चर्चा हुई थी, टॉप कॉल के तौर पे गजब कर रखा है इस कंपनी ने। टेक्निकली मानस चार्ट्स पे टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, अब तो वैगन्स नाम बदल गया है, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स चार्ट्स पे कैसा प्लेस, 50% रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ, पिछले पूरे साल का जो ईपीएस था वो पहले 6 महीने में पूरा कर दिया, 10 साढ़े 10 रुपया, इस तरह से ग्रो कर रही है आजकल। देखिए, टीटागढ़ वैगन की जहां तक बात है, मैं चार्ट निकाल लेता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए तो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। कल हमने वॉल्यूम्स के साथ एक प्राइस ब्रेकआउट देखा जब स्टॉक ने 811-12 के लेवल्स को ब्रीच किया, लेकिन उसके ऊपर अगर आप देखिए तो एक 850 के आसपास भी रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया, वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है और स्पेशली जब तक 750 रुपए के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहेगा, हर गिरावट पे खरीदारी करनी है, अपनी पोजीशन में बने रहिए और अगर 850 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है तो कम से कम आपको 125 से 150 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है। ठीक बात, यही चीज कल चतुर्मोता साहब ने भी पोजिशनली मेंशन करी थी, इसी तरह के शायद टारगेट्स मेंशन करे थे। रखिए इसको रडार पे। आज नीरज के सीधा सौदा के अपडेट्स में भी है, सीधा सौदा के अपडेट्स ले आऊंगा आगे। 2 स्टॉक्स और कल लार्ज ट्रेड्स हो रहे थे, खूब वॉल्यूम थे, तो उनके अपडेट बता देता हूं जब तक शेयर नहीं हुए थे। दिवगी टॉक ट्रांसफर में वॉल्यूम एक्शन पिकअप हुआ था। मोतीलाल ओसवाल ने फंड ने 10,34,000 शेयर बेच दिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने उसमें से 6.25 लाख शेयर्स के आसपास खरीदे। दूसरा, गुजरात पीपावाव पोर्ट, कल इसमें प्राइस वॉल्यूम एक्शन था। विंसम ट्री इंडिया इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एफआईआई है जिसने 24,71,000 शेयर्स इस स्टॉक के खरीदे। तो ये 2 लार्ज ट्रेड जो मीनिंगफुल थे, अपडेट मेंशन करने लायक थे, बता दिया, हो गया सारा ग्राउंड कवर। ये ट्रांजिशन का समय है, मुनाफे की तैयारी में आज के लिए इतना ही। अब पहला सौदा की कर देते हैं शुरुआत।